हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लिक। दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी स्टार्ट करने चैप्टर 10 से। तो कुछ स्टूडेंट्स ने आप में से कमेंट किया था कि सर जो हमारे चैप्टर 10 से आगे चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक के रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इन सब चैप्टर्स में कुछ टॉपिक को हमने सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। यानी इस साल वो 20-30% जो सिलेबस कम हुआ उसमें उनको हटा दिए गए। तो हाँ, मेरे को पता है कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। आप टेंशन ना लो, मैं उस टॉपिक को ध्यान रखते हुए ही पढ़ाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10, इसमें से कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, चैप्टर 10 का जो नाम हमारे पास है स्पेशल पर्पस बुक यानी कैश बुक। यानी कैश बुक कैसे बनता है, कैश बुक क्यों बनाया था, उसका और क्या मतलब होता है। देखो, पहले सिंपल समझते हैं। देखो, पहले होता था, क्या होता है कि हम लोग किसी भी कंपनी का सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल एंट्री। क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री। अब जनरल एंट्री क्या होती है? तो आप सबको पता है कि जनरल एंट्री क्या होता है कि एक बुक में ही सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया था, उसे कहते हैं जनरल। जैसे कि आपने सेल किया तो भी रिकॉर्ड वही होगी, परचेज किया तो भी रिकॉर्ड वही होगी, परचेज रिटर्न वही होगा, सेल रिटर्न की रिकॉर्डिंग भी वही होगी, हमने फिक्स एसेट परचेज किया तो भी रिकॉर्डिंग वही होगी, हमने कोई करंट एसेट परचेज किया तो भी रिकॉर्डिंग वही होगी। मतलब सारी की सारी एंट्री हम एक ही बुक में करते हैं, और जिसको हम बोलते हैं जनरल, जिसको हम क्या बोलते थे? जनरल। लेकिन परेशानी ये है ना कि इस जनरल में जब किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो, तो जनरल को प्रिपेयर करने में क्या होता है? प्रॉब्लम होने लगती है। सर, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एक कंपनी में लाखों ट्रांजेक्शन है, तो हमने सर क्या दिक्कत है, 1 लाख ट्रांजेक्शन है तो क्या 1 लाख ट्रांजेक्शन की हम जनरल एंट्री नहीं कर सकते? हाँ, बेशक आप कर सकते हो, लेकिन अगर इस ट्रांजेक्शन में से कोई मुझे एक ट्रांजेक्शन अगर ढूंढ के निकालना हो तो दिक्कत हो सकती है। अगर मेरे को बहुत सारे ट्रांजेक्शन, उसमें से अगर सेल की कोई कोई एक पर्टिकुलर सेल मुझे पता करना है कि इसको हमने कितने का सेल किया था, या कोई एक पर्टिकुलर हमें डेट पता करने की इस डेट पे कितने का सेल हुआ था, तो उसमें क्या होती है? प्रॉब्लम आने लगती है। या हमें मान लो कि सर पता करना है कि टोटल परचेज कितना है, तो सर टोटल परचेज तो लेजर से पता चलता है। अभी लेजर तो बनाया नहीं, लेजर तो एंड में बनेगा ना, अभी तो जनरल ही बना रखा था। तो क्या हम वेट करेंगे कि टोटल लेजर जब बन जाएगा तब हमें पता चलेगा? मान लो कि हमें एक वीकली पता करना है कि सर इस हफ्ते में हमने कितने का सेल किया है, तो क्या करोगे? क्या वीकली लेजर बनाओगे? लेजर तो एंड में बनेगा ना। तो सर हम क्या करेंगे, जनरल जो है ना उसमें से जितना भी सेल होगा उस सबको ऐड कर देंगे ढूंढ ढूंढ के। हाँ, तो यही करोगे ना, सारे के सारे एक एक ट्रांजेक्शन को पहले ढूंढोगे फिर उसको ऐड करोगे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जब ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो कितना ट्रांजेक्शन हम ढूंढेंगे और कितने को ऐड करेंगे। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इस जनरल को हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जनरल। तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले का हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स बोल देते हैं, या फिर इसको स्पेशल जनरल। क्या बोलते हैं? स्पेशल जनरल। और सर सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं? तो सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं जनरल जनरल। क्या बोलते हैं इसको? जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर। तो सर ये आपने जनरल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि पहले इधर देखते हैं, अब सब्सिडरी बुक्स में फर्दर कई सारी बुक्स है। तो सब्सिडरी बुक्स में फर्दर कई सारी बुक्स, जैसे सेल बुक। सबसे पहले हम कैश बुक लिखते हैं, सबसे पहले कौन सा है? कैश बुक। दूसरा हम लिखते हैं सेल बुक। तीसरा परचेज बुक। उसके बाद हमारा परचेज रिटर्न बुक। उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। तो हमने जो सब्सिडरी बुक्स में ना फर्दर उसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसमें क्या, इसमें यहीं पे बस यही है। अब सर क्या मतलब, हमने जनरल एंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी जनरल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जनरल एंट्री को नहीं, जनरल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, सब्सिडरी बुक्स और जनरल प्रॉपर। अब सब्सिडरी बुक्स में क्या है? कैश बुक, सेल बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, और बाकी सब यहाँ कवर हो जाता है। अब सर क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि कैश बुक में किसकी एंट्री होगी? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी। किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की। अगर कैश में कुछ भी सेल परचेज करोगे तो यहाँ एंट्री होगी। सेल बुक में किसकी होगी? तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल की एंट्री होगी। परचेज बुक में किसकी होगी? सिर्फ क्रेडिट परचेज की एंट्री होगी। परचेज रिटर्न में अगर कुछ रिटर्न आया होगा तो परचेज रिटर्न, और सेल में होगा तो सेल रिटर्न। अब ये सब हमने अलग अलग कर दिया, तो सर ये क्या लेजर बन गया? क्या नहीं, लेजर नहीं बना है।
हम बनाएंगे जर्नल एंट्री ही, मतलब जनरल एंट्री का ही काम करेगा, लेकिन उनको सबको अलग अलग हम बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो जनरल बनाया था, तो यहाँ पे हमने जनरल बनाया था, तो इसमें सेल की भी यही एंट्री हुई थी, परचेज की यही था, परचेज रिटर्न का भी यही था, सेल रिटर्न का भी यही था, अगर हमने कैश में बेचा तो भी यही है, कैश सेल किया तो भी एंट्री यही है, क्रेडिट सेल किया तो भी एंट्री यही था, अगर किसी कैश में कुछ कोई ट्रांजेक्शन हमने किया है, कोई सेल या परचेज फिक्स एसेट्स का, वो भी यही है। मतलब सारी की सारी चीजें हमने एक में ही एंट्री की थी। तो हमने कहा क्यों ना ऐसा करते हैं, जनरल ही बनाएंगे बट सबका अलग अलग जनरल बनाएंगे। मतलब क्या है सर कहना चाहते हो, मतलब सेल्स की जनरल अलग बना दो, परचेज का जनरल अलग बना दो, कैश का जनरल अलग बना दो, परचेज रिटर्न का जनरल अलग बना दो, सेल रिटर्न का जनरल अलग बना दो, मतलब सबकी जनरल एंट्री को अलग अलग ही बनाना। तो सबको जब अलग अलग बनाएंगे तो उस चीज को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, यानी जनरल का ही पार्ट है। तो आप क्या कहना चाहता हो सर कि यहाँ पे भी हम जनरल एंट्री ही करेंगे, कैश बुक में, सेल बुक में, परचेज बुक में, परचेज, यहाँ भी सबको हम जनरल एंट्री करेंगे? नहीं, जनरल एंट्री नहीं करना। सब्सिडरी बुक्स बनाने का तरीका अलग है, लेकिन इसका पर्पज जो है वो जनरल का ही है, मतलब जनरल एंट्री के जगह पे ही बनाया जाता है। अगर ये नहीं बनाओगे तो आपको फिर से ये बनाना पड़ेगा। तो सर हम ये बनाते इसलिए हैं ताकि आपका क्या हो जाए, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाए, काम डिवाइड हो जाए, और भी बाकी सारी चीजें हैं, काम डिवाइड हो जाए, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, आप अच्छे तरीके से कर पाओ। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो कि मुझे परचेज का इन्फॉर्मेशन चाहिए, या मुझे सिर्फ सेल का चाहिए, या मुझे सिर्फ कैश का चाहिए, तो आप सब्सिडरी बुक से वो चीजें पता कर सकते हो। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें सब्सिडरी बुक्स में हर चीज की बुक अलग अलग बनानी है। हमें सेल अकाउंट नहीं लिखा, सेल बुक लिखा है, ठीक है ना। तो सर क्या देखना है, हमें ये देखना है कि सब्सिडरी बुक्स बनाते कैसे हैं, इस चैप्टर में देखना है। अच्छा सर, इसमें क्या होता है फिर, जनरल प्रॉपर या जनरल जनरल में क्या होता है? तो जनरल प्रॉपर या जनरल जनरल में ये होता है कि जो एंट्रीज यहाँ कवर नहीं होंगी वो यहाँ कवर हो जाएंगी, जो चीजें यहाँ पे कवर नहीं होगी वो यहाँ कवर हो जाएगी। जैसे कि देखो, कैश बुक में क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन, कुछ भी कैश में सेल करो या कैश में परचेज करो, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, अगर हम क्रेडिट में सेल करते हैं गुड्स तो हम सेल बुक में एंट्री करेंगे। तो सर कैश में बेचेंगे तो कैश में बेचोगे तो कैश बुक में ऑलरेडी कवर हो गया, तो फिर यहां नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो सर ऐसे तो दो जगह एंट्री होती है, हम बेचते हैं तो कैश में भी और सेल में भी। हाँ, कैश में भी एंट्री होती है और सेल में भी एंट्री होती है, तो अकाउंट में होता है, कैश अकाउंट में जाएगा, सेल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, यहाँ पे आप बुक बना रहे हो, बुक किसकी जगह बनाया गया, जनरल की जगह पे। तो जनरल में तो एक जगह ही एंट्री होगी ना, मतलब एक बार ही तो एंट्री होगा। तो अगर कैश बुक में सेल अगर कैश में हुआ है तो ऑलरेडी वो कैश में ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कवर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। तो सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की। अच्छा सर, परचेज बुक में तो क्रेडिट परचेज ऑफ बुक्स की, क्रेडिट परचेज ऑफ बुक्स की, ठीक है ना। तो क्रेडिट परचेज ऑफ बुक्स की एंट्री यहाँ होगी। परचेज रिटर्न में जो हमने सेल किया था, जो हमने सेल किया था या परचेज किया था क्रेडिट में, अगर इसका कोई रिटर्न आता है, इसका कोई रिटर्न आता है तो रिटर्न बुक में एंट्री हम कर देंगे। और सर कैश वाला रिटर्न आएगा तो कैश वाला रिटर्न आएगा तो ऑलरेडी कैश बुक में कवर हो जाएगा। तो इन सब की बुक हमने बनाया। सर इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं जो यहाँ कहीं कवर नहीं हो रहे। कैसे? एग्जाम्पल के लिए सर हमने सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हमने कोई फिक्स एसेट बेच दिया, फिक्स एसेट बेच दिया, तो फिक्स एसेट कहाँ कवर होगा? तो सर अगर आपने फिक्स एसेट बेचा है तो या तो आपने उसको कैश में बेचा होगा, तो अगर आपने कैश में बेचा होगा तो फिर कैश बुक में कवर हो जाएगा। और सर अगर हमने क्रेडिट में बेचा है तो, अगर हमने क्रेडिट में बेचा है तो तब तो क्योंकि सेल बुक में आएगा नहीं, यहाँ पे आपने कहा सेल ऑफ बुक्स, तब कहाँ आएगा? तब ही आएगा जनरल प्रॉपर में या जनरल जनरल में, ठीक है ना। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जो इन सारे बुक्स में कवर नहीं होते उसको हम कहाँ डाल देते हैं? जनरल जनरल। तो सर हमने इसके लिए भी बुक अलग से क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसके लिए बुक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन इन्हीं सब के होते हैं। अब यार ऐसे तो 50 बुक बन जाएगा, हमने कहा जनरल एंट्री अलग करो। इसका मतलब क्या है? एक टी का अलग से बनाया आपने, रिपेयर का अलग से बना दिया, एक बिल्डिंग, एक साल में एक बिल्डिंग आती है, 2 साल में एक बिल्डिंग परचेज की, उसका बिल्डिंग बुक अलग से बनाया, मतलब सबका बुक अलग अलग बना दिया, तो 500 बुक्स बन जाएंगे। मेन दिक्कत तो इन्हीं सब में थी ना, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, यानी बहुत सारे ट्रांजेक्शन इन सब की जाते हैं, तो हमने इन सब के अलग अलग जनरल बना दिया। बाकी जो बचे हुए हैं उनकी जनरल एंट्री एज इट इज होगी जो पहले होती थी, मतलब हमने फिक्स एसेट परचेज के क्रेडिट में उसकी जनरल एंट्री एक होगी, कर देंगे।
उसको हमें इजी भी होगा फाइंड करने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या किया, डेटर को पेमेंट किया, वैसे तो यहाँ आ जाएगा, कैश वाला आ जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी एंट्री जो यहाँ नहीं आ रही वो नॉर्मल वैसी होगी जैसे पहले होती थी। तो सर इसमें क्या होगा, तो ये जो चैप्टर 8 में आपने जनरल एंट्री पढ़ा वैसे ही होगा। यानी जनरल प्रॉपर का और कोई अलग से फॉर्मेट वही है, थोड़ी है, जनरल प्रॉपर वही है जो चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था। ठीक है ना, तो हमने बेसिकली ये हमें करना है। तो अब सर हमें ये सीखना क्या है, इन सब में हमें ये सीखना है कि हम कैश बुक को कैसे मेंटेन करते हैं, इन सब बुक्स को कैसे मेंटेन करते हैं। जो हमारा चैप्टर 10 है वो चैप्टर 10 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कैश बुक के। यानी कैश बुक कैसे बनाना है, कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं, ये हम किस में सीखेंगे, चैप्टर 10 में सीखेंगे। सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक, ये सारे जो हैं ये आप लोग चैप्टर नंबर 11 में सीखोगे। ठीक है ना, तो पहले हम 10 करेंगे और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, 11 करेंगे। और 10 करने के बाद इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसको भी करेंगे, और फिर हम 11 करेंगे, 11 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। और जो टॉपिक डिलीट हो गया है उस टॉपिक को मुझे पता है कौन सा टॉपिक नहीं कराना है, कौन सा कराना है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि कैश बुक या सब्सिडरी बुक्स क्यों बनाई जाती है, जनरल को फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया। देखो आपके बुक में लिखा है एडवांटेजेस ऑफ, आप एक बार बुक उठा के पढ़ लेना, एक बार रीड कर देता हूं। देखो लिखा नहीं यहाँ पे, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, पेज नंबर 10.2। ठीक है ना, एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी बुक्स, यानी सब्सिडरी बुक्स की एडवांटेज है। सबसे पहले लिखा डिवीजन ऑफ वर्क, यानी वर्क का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। यानी देखो डिवीजन हो गया ना, यहाँ पे एक ही बंदा सब एंट्री कर रहा था, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हो सकता है कि हमने कैश बुक एक अलग पर्सन को दिया हो, सेल्स बुक अलग पर्सन को दे दिया हो, और ये सारी चीजें एक अलग पर्सन दिया हो, मतलब वर्क डिवीजन हो जाता है। दूसरी बात है स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं ना तो उस बंदे के अंदर स्पेशलाइज हो जाएगा। मान लो कि मैं किसी कंपनी में हूं और वहां पे मेरा काम है सिर्फ कैश बुक मेंटेन करना, तो मैं कैश बुक में क्या हो जाऊंगा, स्पेशलाइज हो जाऊंगा, क्योंकि मैं 10 साल से 5 साल से वही चीज करते आ रहा हूं, उसमें मैं स्पेशलाइज हो जाऊंगा। और जब मैं स्पेशलाइज होऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब मैं ज्यादा अच्छे से कम टाइम में काम को कर सकता हूं। दूसरा है क्या, सेविंग ऑफ टाइम, और सीधी सी बात है अगर मैं एफिशिएंट हो जाऊंगा, स्पेशलाइज हो जाऊंगा, तो मैं किसी को काम करने में टाइम को मैं बचा सकता हूं। और भी क्या होता है, इंफॉर्मेशन ढूंढने में भी टाइम बचेगा, कोई चीज पता करने में भी टाइम बचेगा, तो इन सब क्या होगा, सब्सिडरी बुक से आपका टाइम भी बचेगा। तीसरा क्या है, एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको हर चीज का इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। तो क्या सर जनरल में अवेलेबल नहीं होता, भाई मेरे होता है जनरल एंट्री में अवेलेबल, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें और अच्छे से होता है। देखा, मुझे पता करना है कि इस महीने में कितने कैश ट्रांजेक्शन हुए, तो आप जनरल एंट्री में ढूंढ लो कितने कैश में हुए, ढूंढते रह जाओगे। अब मान लो कि टाटा है, इतनी बड़ी कंपनी, कितना ढूंढेगा वो, तो सर वो फॉर्मूला लगा देना एक्सेल पे, वो नॉर्मल बात है, अलग चीज है। लेकिन ये जो अच्छा है कि आप सिर्फ कैश बुक उठाओ, देख लो कितना हुआ, क्या दिक्कत है। मैं बोलूंगा क्रेडिट सेल कितना हुआ है देख लो, परचेज कितना हुआ है देख लो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, इससे हो जाती है। अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 5, फैसिलिटी इन चेकिंग। हाँ, चेक करने के लिए बहुत इजी रहेगा भाई, मैंने सेल बुक चेक करना तो सिर्फ सेल का देखूंगा, परचेज का चेक करना सिर्फ परचेज का देखूंगा, मतलब अगर कोई एरर है तो उसको चेक करने में बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जनरल एंट्री में एक ही बंदा कर रहा है तो एक ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कुछ भी गलती करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे हमने 4 बंदे को बैठाए हैं, 4 लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो हर चीज का रिस्पॉन्सिबल अलग अलग पर्सन पे। अगर कैश बुक में कोई गलतियां हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, जिसने वो मेंटेन किया है। तो यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स बनाने में बहुत आसान है, जो चीजें यहाँ कवर नहीं होती उसको जनरल प्रॉपर जनरल में डाल दिया गया है। ठीक है ना, और दूसरी बात सर, इन्हीं सब का इसलिए बनाया गया कि ये मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन यही होते हैं, ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो होते हैं यही होते हैं। जो ट्रांजेक्शन कभी कभार होते हैं, साल में एक बार 2 बार या महीने में 1-2 ट्रांजेक्शन, महीने में अगर 2 ट्रांजेक्शन तो साल में 24 ट्रांजेक्शन, तो क्या गिन नहीं सकते उसको। तो जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है कभी कभार होते हैं, उसको हमने कहा डाल दिया, जनरल प्रॉपर या जनरल में, उसकी अलग से कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये पूछते हैं बच्चे, सर एक बात बताओ, मान लो कि हमारे में इसके अलावा भी एक ट्रांजेक्शन ऐसा है जो बहुत ज्यादा होता है, तो क्या उसकी हम बुक बना सकते हैं क्या, हाँ क्यों नहीं बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बीकॉम में तुम जाओगे तो बीकॉम की बुक्स में 2 बुक और लिखी हुई है बीकॉम, या अगर सीए या सी में फाउंडेशन कर रहे हो तो मेरे सीएमए वाले सीए फाउंडेशन के चैनल पे मैंने अपलोड भी किया था वीडियो, उसमें सब्सिडरी बुक्स 2 मैंने और पढ़ाया था। तो देखो उसमें सब्सिडरी बुक्स ये भी आता है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, एक सब्सिडरी बुक्स और है बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक लो,
तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप सब्सिडरी बुक्स को बढ़ा नहीं सकते, यहीं तक लिमिट है। आपके यहाँ ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो इसमें कवर नहीं हो रहा है, और लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, रोज 10, 50, 100 होते हैं, उसका मैं बुक अलग से बना सकता हूँ, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दो और बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सिडरी बुक्स ये नहीं कि ये 5 ही है, ये भी सब्सिडरी बुक्स है, ठीक है ना। अब ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कोई कोई कंपनी होती है जिसका बहुत सारा बीआरबीपी का होता है, मतलब हर ट्रांजेक्शन में बीआरबीपी आता जाता है, तो कंपनी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक ये भी बना लेती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये भी सब्सिडरी बुक्स हो गई। लेकिन फिलहाल जो आपके कोर्स में है वो सिर्फ इतना ही है, मतलब 11th वालों को सिर्फ कैश बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज सेल रिटर्न बुक, बस इतना ही है। 5 ही सब्सिडरी बुक्स हमें पढ़ने हैं, ये 2 सब्सिडरी बुक्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि ये जो है चैप्टर 10 में है, बाकी के तो 4 चैप्टर 11 में। बेसिकली आज हमने 10 स्टार्ट कर दिया है। अब हम देख लेते हैं कि सर ठीक है, अब कैश बुक पे आ जाओ, बहुत टाइम खराब हो गया। अब कैश बुक पे आते देखते हैं कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे कैसे उसको बनाते हैं, बस कहानी खत्म हो गई हमारी कैश बुक की। और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हमारा कैश बुक भी खत्म हो जाएगा यहीं पे। देखो कैश बुक हमारे 2 टाइप का होता है। पहला होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, 2 होता है सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक 11th क्लास में पिछले 2 साल से रिमूव कर दिया गया। तो अगर किसी का बहुत ही पुरानी बुक है तो उसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी दिया होगा, उससे प्लीज मत पढ़ना, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है ना। वैसे भी अभी टाइम नहीं है, तो 2 ही पढ़ना, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। बीकॉम में है, सीए में फाउंडेशन में है, और 2 साल पहले 11th में था, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब एक ही कॉलम होगा, उसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं सिंगल वाले को, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम एक ही है, 2 बार लिखा हुआ है। 2 कॉलम कैश बुक मतलब एक ही है, 2 कॉलम कैश बुक, क्लियर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक सेम कैश अकाउंट के लेजर के जैसे होता है। कैश अकाउंट आपने बनाया, डॉट टू डॉट वैसे ही बनाना है, और सिर्फ उसमें कैश की एंट्री करनी है। क्या मतलब है सर? देखो ये मेरा हो गया कैश बुक, ठीक है ना। कौन सा वाला? सिंगल कॉलम वाला। सबसे पहले डेट होता है, फिर क्या होता है मेरा? तो सर फिर होता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा तो लिखेंगे, नहीं दिया होगा तो कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सर बना दोगे तो ज्यादा अच्छा है। फिर होगा एलएफ नंबर। एलएफ नंबर का भी सेम सिस्टम वही है कि कॉलम हम बना देंगे, बट एलएफ नंबर तभी हमें डालना है जब हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया हो, ठीक है सर। उसके बाद होगा हमारा अमाउंट। ये एज इट इज हमारा कैसा दिखता है? लेजर के जैसा दिखता है, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक लेजर के जैसा दिखता है, परचेज बुक परचेज लेजर के जैसा नहीं दिखता, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? डेट। डेट के बाद फिर से आएगा पर्टिकुलर, और हमारा फिर से यहाँ पे आएगा वाउचर नंबर। फिर क्या आएगा? तो सर फिर आएगा एलएफ, फिर क्या आएगा? फिर आएगा अमाउंट, ठीक है। ये आएगा एलएफ और यहाँ पे क्या आएगा? अमाउंट, ठीक है। ये जनरल का काम कर रहा है, ये कोई लेजर अकाउंट नहीं है, लेकिन सर दिख तो वैसी रहा, हाँ दिखता वैसी है, बनता भी वैसी है, और तुम चाहो तो लेजर का इससे काम भी करवा सकते हो। मतलब लेजर में जो एडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेज तुम्हें सिंपल कॉलम कैश बुक से मिल जाएगा, ठीक है ना। ये एंट्री मेरी हो गई। अगर ये डबल कॉलम होता तो यहाँ पे 2 बनते, एक अमाउंट लिखा ना, यहाँ पे 2 अमाउंट होता है, यहाँ पे 2 अमाउंट होता है, एक बैंक के लिए और एक कैश के लिए। यहाँ भी 2 अमाउंट होता है, एक बैंक के लिए और एक कैश के लिए। तो वहां पे दोनों एंट्रीज एक ही बुक में होती, कैश के भी और बैंक के भी। फिलहाल ये सिंपल कॉलम है, सिंगल वाला है। ये कौन सा वाला है? सिंगल वाला है। और सिंगल वाले में सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री होगी? कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी। तो एक बात ध्यान रखना कि इस अकाउंट में किसकी एंट्री होगी? ओनली रिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शन, ओनली रिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शन,
सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सर कैश ट्रांजेक्शन बैंक वाला ट्रांजेक्शन नहीं, बैंक वाला भी कैश ट्रांजेक्शन कहाँ है, वो बैंक के थ्रू किया है ना, तो फिर वो जब हम डबल कॉलम बनाएंगे ना, ऐसा है कि मुझे सिंपल से इतनी बताओ कि यार कैश अकाउंट में और बैंक अकाउंट में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? क्या तुम बैंक वाला ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो सिंपल यहाँ भी है, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसमें सिर्फ जैसे तुम कैश अकाउंट बनाते थे ना, एज इट इज वैसे बनेगा, कैश अकाउंट के जैसा बनेगा, यानी जो जो एंट्री कैश अकाउंट में होती थी वैसी यहाँ पे भी हो जाएगी। सर कौन सा? ओनली रिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके अलावा इस अकाउंट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। हमने सर कैश में बिल्डिंग परचेज किया, रिकॉर्ड होगा। कैश में बिल्डिंग सेल किया तो भी रिकॉर्ड होगा। सर कैश में गुड्स सेल किया तो भी रिकॉर्ड होगा। सैलरी पे किया कैश में तो भी रिकॉर्ड होगा। यार कैश ट्रांजेक्शन सारी चीज इसमें रिकॉर्ड होगी। आई होप मैंने बहुत बार बोल दिया। अब उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, बस बता दिया सारी चीजें। कोई सर डिस्काउंट मिला तो कैश डिस्काउंट, अच्छा हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखो अगर कोई चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। सर क्या कैश डिस्काउंट इस रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं भाई। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा कैश बुक में। क्यों नहीं होगा सर? कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है कैश डिस्काउंट में? कैश डिस्काउंट है इसका मतलब क्या? कैश ट्रांजेक्शन है। हमने 10 रुपए का सामान खरीदा और उसको 2 रुपए डिस्काउंट काट के हमने सिर्फ 8 रुपए पे किया। परचेज कितने का था? परचेज ₹10 का था, RS10 का था। कैश डिस्काउंट हमें मिल गया कितने का? 2 रुपए का। तो पेमेंट कितना किया? नेट पेमेंट कितने का हुआ? नेट पेमेंट हुआ 8 रुपए का। तो पेमेंट तो 8 रुपए का हुआ है ना, पेमेंट कितने रुपए का हुआ? 8 रुपए का। तो आप 8 रुपए की तो एंट्री करोगे। कैश कितना गया हमारे यहाँ से? 8 रुपए गया, तो इसमें 8 रुपए की एंट्री होगी। इसमें कितने रुपए की एंट्री होगी? 8 रुपए की। तो इसमें कैश आपका, कैश का कहा कुछ इनफ्लो आउटफ्लो, कैश तो नेट गया 8 रुपए का, तो 8 रुपए की एंट्री होगी, इसलिए कैश डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता। कान में एकदम बैठा लो। उसके बाद सर परचेज 10 रुपए का होगा, 2 रुपए डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट है, इनकम है, आप प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में दिखाओ, बट कैश अकाउंट में, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होगी। आई होप इतना समझना बहुत है। अब सिंपल से हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक का ही, और ये हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ लेना, इसके एडवांटेज मैंने वैसे बता दिए, बाकी आपके सामने फॉर्मेट है ही, बाकी सब तो हो ही गया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो वाउचर नंबर का मतलब क्या होता है? कोई भी हम ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो उसका कोई बिल नंबर होता है, भाई इतने इतने नंबर पे गया, वाउचर जो बनता है वो वाउचर नंबर यहाँ डालना है। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ, कहीं भी किसी क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ तो हम डाल देंगे। लेजर नंबर क्या, LF क्या होता है? लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो का मतलब क्या है कि यहाँ से हम किस लेजर में, कितने नंबर लेजर में, कितने पेज में हम ट्रांसफर करेंगे। अमाउंट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर सेम वैसी के वैसी है। डेबिट क्रेडिट यहाँ पे हम लोग इसके नहीं लिख सकते, वैसे लिखना है, चलो ठीक है। और इस साइड क्या लिखना होता है हमारा पास? यहाँ लिख देते हैं डेबिट, चलो, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हमने ये भी लिख दिया। अब बस हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकल, और उसके बाद ये आपका कैश बुक खत्म हो जाएगा। तो देखो हम सिंपली करने वाले हैं अपना इस बुक का, TS गैरवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इसके सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर 10 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द रिपेंडर इन द सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। कह रहा है सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओ और बैलेंस निकालो उसका। ठीक है, सिंपली है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? लपले लिखा 1 जनवरी का रिपेंडर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। अब ये बनता कैसे? एज इट इज लेजर की तरह बनता है। लेजर में क्या होता है कि अगर कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, है ना। या डेबिट वार्ड्स कॉमन, क्रेडिट वार्ड वोजर, उससे भी देख लो तो भी वही आता है। तो सिंपली यहाँ भी है कि अगर आपका कैश इंक्रीज होगा तो किस साइड एंट्री होगा? कैश बुक में डेबिट साइड। और अगर आपका कैश डिक्रीज होगा तो किस बुक में, किस साइड एंट्री होगा? कैश बुक में क्रेडिट साइड। यानी सिंपल एकदम, जैसे उसको आपको बनाते थे अकाउंट को, वैसे कैश बुक को ही बनाना है, सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है ना, सिंगल कॉलम कैश बुक, या सिंपल कैश बुक भी लिख सकते हो हेडिंग में। और दूसरी बात ये कि एकदम ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कैश वाली एंट्री होगी, बैंक वाली कोई एंट्री नहीं होगी। तो हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में कैश आएगा, उससे कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो डेट क्या है यहाँ पे? डेट है 20, यहाँ पे है जनवरी 1। और क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैश इंक्रीज हुआ है कैपिटल की वजह से? तो सर 2 लाख रुपीस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख रुपए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो वाउचर नंबर का कॉलम है, आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ LF का बना देना।
सर ऐसा क्यों? क्योंकि वाउचर नंबर वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, एलएफ की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है बनाओगे तो अच्छा रहेगा। वाउचर भी बनाए एलएफ भी बनाए, दोनों ज्यादा वो दिक्कत करेगा। ठीक है, वाउचर नंबर अगर क्वेश्चन में एग्जाम में दिया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, नहीं दिया तो कॉलम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये तो कंप्लीट फॉर्मेट है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया था। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश में अगर हम फर्नीचर का परचेज करते हैं तो इससे मेरा कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो किस साइड एंट्री होगा? तो सर डिक्रीज होगा तो हम एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड, और क्या लिखूंगा? बाई फर्नीचर। बाई परचेज नहीं आएगा क्योंकि हम फिक्स एसेट खरीदा गया, एसेट का नाम दिया हुआ है। तो बाई फर्नीचर आएगा कितने का? 50,000 का। 50 का ही खरीदा है ना? ठीक है, एक बार आप लोग अमाउंट भी देखते हैं ना, हो सकता है कि अमाउंट यहाँ पे ऊपर नीचे हो जाए, यहाँ देखने में दिक्कत होती है तो कभी कभी, बाकी कॉन्सेप्ट सही है। उसके बाद बोला परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स खरीदा है, तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा? कैश की डिक्रीज होगी, यानी कैश जाएगा हमारे यहाँ, तो ये भी क्रेडिट साइड एंट्री होगा। बाई क्या बोलेंगे इसको? परचेज। तो सर यहाँ पे बाई गुड्स क्यों लिखा? क्योंकि ये गुड्स परचेज किया, स्टॉक परचेज किया। जब फर्नीचर फिक्स एसेट परचेज करता है उसका नाम लिखा जाता है, और कोई गुड्स परचेज किया था उसको परचेज लिखा जाता है। चैप्टर 2 में पढ़ा होगा आपने। कितने का? 30,000 का, 30,000 रुपए का ये एंट्री होगी मेरी। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि पेड रेंट, सॉरी पेड फ्रेट, हमने फ्रेट पे किया 500। तो फ्रेट अगर आप पे करते हो तो इससे भी आपका कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। डेट क्या है? तो सर डेट है 5। क्या लिखेंगे? बाई फ्रेट। बाई फ्रेट कितने का? सर 500 का। उसके बाद हमारे पास बोला है सेल गुड्स फॉर कैश। कैश में अगर हम सेल करते हैं तो इससे मेरा क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा। तो डेबिट साइड एंट्री होगी टू सेल्स अकाउंट। कितने का हमने बेचा है? तो सर सेल हमने किया है 7 तारीख को 28,000 का। उसके बाद हमारे पास है 10 पे टू रमेश। रमेश को हमने पे किया है 20,000 रुपीज। तो सर आप पे करोगे तो आपका कैश डिक्रीज होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई रमेश। बाई रमेश कितना? 20,000। क्रेडिट साइड एंट्री कर दोगे इसकी। उसके बाद बोला हुआ है सोल्ड गुड फॉर कैश। कैश में हमने बेचा 10,000 का, तो अगर आप कैश में बेचोगे तो इससे क्या होगा? तो इससे आपका फिर से कैश इंक्रीज होगा। डेट क्या? 15। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट कितने का? आई थिंक सो 10,000 ही था। हाँ 10,000 ही है। उसके बाद बोला कि पेड वेजेस। वेजेस पे करोगे तो क्या होगा? तो सर वेजेस पे करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा। डेट क्या है? डेट है 20। क्या लिखो यहाँ पे? बाई वेजेस। ये एज इट इज एकदम कैश अकाउंट की तरह बन रहा है बस। बाई वेजेस कितना? 10,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। देखो इसकी एंट्री होगी क्या? नहीं सर इसकी एंट्री तो नहीं होगी। आपने कहा था क्रेडिट वाला, कहाँ? हमने परचेज किया गुड्स, क्रेडिट में किया है, तो कैश से कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद 31st को बोला है पेड रेंट बाई चेक। चेक के द्वारा रेंट पे किया है, तो इसकी कोई एंट्री हुई क्या? नहीं, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। आपने चेक के द्वारा रेंट पे किया है तो वो बैंक ट्रांजेक्शन, यानी बैंक में जब बनाएंगे ना डबल कॉलम, ये सिंगल कॉलम है, जब डबल कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पे 2 कॉलम होता है, बैंक का भी और एक कैश का भी। तो उस बैंक वाले कॉलम में तब हम एंट्री करेंगे। फिलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं हुई कि कैश का कोई लेना देना नहीं है। तो बस हो गया खत्म, हमारा हो गया। इतना इजी सा क्वेश्चन है, बताओ। अब इसमें एक टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ बुक, यानी बुक को बैलेंस कैसे करते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये बैलेंसिंग ऑफ बुक क्या है? कुछ नहीं है सर, आपने लेजर में बैलेंस निकाला ना, बैलेंस सीडी को निकालना ही बैलेंसिंग कहते हैं, दोनों साइड को इक्वल करना को हम बैलेंसिंग कहते हैं। ठीक है, आंसर निकालना है इसका। अब कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले दोनों साइड ऐड करो, टोटल कितना है? दोनों साइड ऐड करके देखते हैं टोटल में दोनों साइड में ज्यादा किसका है। ठीक है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूं, और मैं इसको भी ऐड कर देता हूं। देखते हैं इसको ऐड करते कितना आएगा? 2,28,000, 2,38,000, 2,38,000 इधर आ रहा है, 2,38,000। इधर कितना आ रहा है? तो सर इधर 50, ये हो गया 80, 80, 20, 100, 1,00,000, 1,10,500। ठीक है ना। दोनों साइड में सबसे ज्यादा कौन सा सर? डेबिट वाला, ये है। देखो ये 238 है, 110 है, तो इसी को हम दोनों साइड लिख देंगे 238, 2,38,500 और 2,38,500 लिख दिया। लेकिन सर इधर तो कम आ रहा था ना, आपने ये लिखा, लेकिन टोटल जोड़ के, टोटल ऐड करके ये तो आ नहीं रहा है। कितना कम आ रहा है? कुछ तो कम आएगा, जो कम आएगा वही आपका बैलेंस है। उसको हम क्या बोल देंगे? बाय बैलेंस सीडी। कितना कम है? तो सर 238,500 आपने लिखा है, बट रियल में आ रहा 1,10,000। तो जो बचा उतना उसकी उधर साइड क्या है? उतनी उधर साइड डेफिशिएंसी, उसने उधर कम है।
कितना 238,500 माइनस 1,10,500 क्या हो गया 238,500 माइनस 1,10,500 तो ये आ रहा है 228। ये 500 कहाँ से आया? ये 238 आ रहा है ना, 500 कहाँ है? वही तो क्या हूँ, ये 2,38,000 है, 2,38,000 ठीक है ना। हाँ अब माइनस करते हैं 2,38,000 माइनस 1,10,500 127,500 कितना रहा यहाँ पे 127,500। ये मेरा आंसर, ये मेरा बैलेंस सीडी निकल के आ गया। सिंपली ये क्या बताता है? ये बताता है कि कैश बुक में इतना पैसा अभी भी बचा हुआ है, बस यही तो बताता है कि इस पूरे मंथ। सर यहाँ पे डेट क्या होगा? देखो वैसे अगर आप एनुअली बना रहे हो तो यहाँ पे पूरे साल के एंड में, बाकी जो क्वेश्चन है सब मंथली है, तो यहाँ पे डेट क्या होगा 31, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, जनवरी 31, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 127,500 मेरा आंसर। इसे कहते हैं बैलेंस शीट, यानी इतना इस साइड क्या है क्रेडिट डाउन है, इतना बैलेंस बचा हुआ है। सिंपली अब बताओ ये सारे पैसे आपके पास आए हैं, अगर आप रफली भी करते हो तो पूरे साल में आपने कितने का पैसा आपके पास आया है, कुछ कैपिटल के थ्रू कुछ सेल के थ्रू, टोटल पैसा आया 238, 2,38,000 रुपए। और इस साइड क्या बताता है, यहाँ तक ये सारे क्या बताते हैं, ये सामने जो खर्च कर दिए, जो मैंने पैसे किसी को दे दिए परचेज के लिए, रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी दिया है, टोटल मैंने दिया कितना 1,10,500। तो अगर मैं सिंपली माइनस भी करता हूँ, ये पैसे मेरे पास आए हैं और ये जो मैंने पैसे खर्च कर दिए, तो मेरा बचेगा कितना, तो वही बचेगा 127,500। तो रफली भी तो आपका आंसर वही आ रहा है ना, देखो ना 127,500, तो यहाँ भी तो वही आंसर निकल के आया है। मतलब ये सिंपली बैलेंस आपको बता देगा कितना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा कहाँ गया और कितना बचा हुआ है। ये कैश बुक का पर्पज आपको बता देगा और अकाउंट भी यही बताता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको कैश बुक समझ में बहुत अच्छे से आ गया हो। कैश बुक हमने सिंगल कॉलम ही किया है। अभी लेक्चर बहुत लंबा गया क्योंकि हमने थोड़ा थ्योरी भी देखा, सारे कॉन्सेप्ट भी देख लिए। अब डबल कॉलम कैश बुक में हमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डबल कॉलम कैश बुक का हम 2-3 क्वेश्चन ही कर देंगे, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आगे ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो और वैसे मैं कराऊंगा ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो सही हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि अब आपको यहाँ पे क्लास 11 से आपको रेगुलर यहाँ से क्लासेस मिलेगी। स्टार्ट हमने तो कर ही दिया। और देखो शेयर यार जरूर करना, तुम लोग शेयर नहीं करते फिर रीच नहीं बढ़ती, फिर मतलब मोटिवेशन नहीं आता, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि 100 लाइक्स आएंगे, अभी तक 25 लाइक्स आए, ठीक है ना। तो इसका भी टारगेट, सारी वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स का। 100 लाइक पहुंचाओ, अगली वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।